हाय गाइज, वेलकम। स्वागत है सभी का, हार्दिक अभिनंदन है आज के इस लेसन में। तो साथियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बहुत बड़ी भर्ती होने जा रही है। बहुत अच्छा मौका है आपके पास अब की बार सिलेक्शन लेने का। यह मौका छूटना नहीं चाहिए। यदि यह मौका छूट गया तो समझो सब कुछ छूट गया, क्योंकि ऐसा मौका है वो बार बार नहीं मिलता है। और ये मौका निकल गया तो इतनी बड़ी जो भर्ती है वो 3-4 साल फिर दोबारा नहीं आएगी। इसलिए पूरी लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ में लग जाओ। सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है, आपकी लगन, आपकी मेहनत, स्ट्रेटेजी चाहिए, सेलेक्टेड मैटर चाहिए। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और अभ्यास, तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें बिल्कुल जीरो से पॉइंट टू पॉइंट हर बिंदु पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इजी वे में, बहुत सरल भाषा में हर चीज मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपका कोई प्रश्न गलत ना हो। ये जो सीरीज है ये अन्य सभी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी रहेगी, जैसे टीजीटी, पीजीटी है, नेट जेआरएफ है, या फिर अन्य अध्यापक भर्ती परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए लाभदायक रहेंगी। तो ध्यान से समझते हुए चलना, एक एक बिंदु पर हम चर्चा करते हुए चलते हैं, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले जब हिंदी साहित्य इतिहास की हम बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न हमारे माइंड में एक ही उभर कर आता है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इसे लिखने की शुरुआत किसने की, कब की। तो ये जो परंपरा शुरू हुई, इस बिंदु का नाम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा रखा गया। तो आज हम शुरुआत कहां से करेंगे? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए, टॉपिक पर चलते हैं हम सीधा, और सीधा टॉपिक का नाम लिखते हैं हम। टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। यस, क्या नाम है साहब टॉपिक अपना? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। तो देखो, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा, जिसकी शुरुआत की गई, उसमें सबसे पहले नाम आता है गारसाद तासी का। ऐसे ऐसे विद्वान बढ़ते चलेंगे, हम क्रम से एक एक विद्वान का जो योगदान है वो हम पढ़ते हुए चलेंगे सीरियल से, जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से हमारा इतिहास है वो तैयार हो जाए, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको नाम बताया हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, जिसमें शुरुआत जब करते हैं तो सबसे पहले नाम किसका आता है भाई? गारसाद तासी का नाम आता है। ओके, गारसाद तासी। देखो, एक एक बिंदु समझो। गारसाद तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत की। तो हिंदी तो भारत की भाषा है। अब हम ये सोचें कि गारसाद तासी क्या भारत के विद्वान थे? जी नहीं, ये थे फ्रेंच के, यानी फ्रेंच विद्वान थे। ये अपने को ध्यान रखना है भाई। कैसे विद्वान थे? फ्रेंच विद्वान थे। तो देखो, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है,
इसकी शुरुआत एक विदेशी व्यक्ति के द्वारा की गई, फ्रेंच विद्वान गारसादे तासी के द्वारा। समझ में आई बात? तो फ्रेंच विद्वान थे ये। इतिहास हिंदी साहित्य का लिखा जा रहा, लेकिन कौन लिख रहे हैं? फ्रेंच विद्वान लिख रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि गारसादे तासी इन्होंने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा, इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? तो इतिहास ग्रंथ का नाम है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इनकी जो रचना है उस रचना का क्या नाम है? तो इनकी रचना का नाम है, जो आपको अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा नाम है ना वो फ्रेंच भाषा का है, तो इसलिए ये सब थोड़े अटपटे से हैं, तो उनको ध्यान देना। इस्तवार दे ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, ये देखो साहब, दिख रहा है? ये रचना का नाम एक बार पढ़ के देखो, थोड़े अटपटे से आपको जरूर लगेंगे, क्योंकि ये जो शब्द है ना ये फ्रांसीसी भाषा के हैं। तो देखो ये फ्रेंच विद्वान थे, ग्रंथ इन्होंने जब लिखा, हिंदी का ग्रंथ जरूर लिखा गया, लेकिन उसमें जो भाषा अपनाई वो भाषा कौन सी थी? फ्रांसीसी थी। तो ये शब्द है फ्रांसीसी भाषा के। देखो, इस्तवार दे ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, एक दो बार रिपीट करो, इसे तुरंत याद हो जाएंगे। बोलो क्या है? मेरे साथ साथ आप रिपीट करना, जिससे कि आपको यही याद हो जाए। इस्तवार दे ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, ये रचना का नाम है। ओके, अब देखो साहब, रचना का नाम हमें पता चला, तो इसमें हमें एक चीज और देख लेनी चाहिए कि जो ये महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, इन शब्दों का क्या अर्थ होता है। तो अगर हम बात करें, पहला शब्द हमारे सामने देखो, ये है इस्तवार। तो देखो इस्तवार, इसका मतलब होता है इतिहास। क्या होता है? इतिहास। ठीक है। उसके बाद में एक शब्द है, कौन सा भाई? एक शब्द है लिटरेत्यूर। इस लिटरेत्यूर का सिमिलर वर्ड है इंग्लिश में लिटरेचर। कौन सा है? लिटरेचर, जिसे हम हिंदी में साहित्य कहते हैं। तो देखो लिटरेत्यूर का मतलब लिटरेचर, यानी कि क्या हो गया? साहित्य हो गया। नेक्स्ट एक वर्ड है आगे यहां पर हमारे सामने, कौन सा है भाई? एंदुई। अब ये एंदुई है, इसका मीनिंग, इसका अर्थ है हिंदुओं द्वारा, किसके द्वारा भाई? हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त हिंदी। हिंदू जो हिंदी बोलते थे, जिस हिंदी का प्रयोग करते थे, उसे एंदुई कहा जाता था। ये ध्यान रखने की बात है, एंदुई का क्या अर्थ है। और एक शब्द है भाई, कौन सा? देखो आगे, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तानी है। ये देखो एंदुई हिंदुओं के द्वारा और हिंदुस्तानी ये मुसलमानों के द्वारा, है ना। तो इसका अर्थ क्या है भाई? मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त। अब मुसलमान, तो आपको एक बात सोचना, रटने की बात नहीं है बिल्कुल भी, बेसिक सेंस से सोचो। मुसलमान हैं वो उर्दू का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? उर्दू का। तो हिंदुस्तानी है, इसका अर्थ क्या है? मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त उर्दू मिश्रित हिंदी। बात तो हिंदी की हो रही है, लेकिन ये हिंदी कैसी है भाई? इसमें उर्दू का मिश्रण किया गया है, तो उर्दू मिश्रित हिंदी है ये। तो इस तरह से देखो हमें पता चला कि इस्तवार का मतलब इतिहास है, लिटरेच्योर का मतलब लिटरेचर, साहित्य है,
एंदुई का मतलब हिंदुओं के द्वारा प्रयुक्त जो हिंदी है वो होती है, और हिंदुस्तानी का मतलब है मुसलमानों के द्वारा प्रयुक्त जो उर्दू मिश्रित हिंदी थी उसे हिंदुस्तानी कहा गया है। फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं ये, समझ गए होंगे। तो इस तरह से ये रही साहब उनकी रचना की बात क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत नहीं आई ना? यस। तो देखो ये जो रचना है इसी से एक प्रश्न हमारे सामने आएगा कि ये रचना है ये कौन सी भाषा की है, यानी इसकी भाषा कौन सी है। तो अभी अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फ्रेंच विद्वान है, तो बताओ इस रचना का नाम कौन सी भाषा की रचना है? ये फ्रांसीसी। तो एक बात ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो सबसे पहले कौन सी भाषा में लिखा गया? तो सबसे पहले तो यही इतिहास ग्रंथ लिखा गया था, और इसकी भाषा कौन सी थी? फ्रांसीसी। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास है वो कौन सी भाषा में लिखा गया था? फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया था। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो साहब आता है पद्धति से। किससे? पद्धति से, कि ये जो इतिहास ग्रंथ लिखा इन्होंने, इसकी कौन सी पद्धति अपनाई गई? कौन सी पद्धति अपनाई गई इसमें? तो इसमें जो पद्धति अपनाई गई वो थी वर्णानुक्रमी। कौन सी थी? वर्णानुक्रमी। तो देखो ध्यान दो, वर्ण प्लस अनुक्रम प्लस ई, अनुक्रमी, ऐसे बना। तो कहने का मतलब यहां हमें दिख रहा है वर्ण को आधार बनाकर लिखी गई है भाई, वर्ण के आधार पर। कैसे? ध्यान से समझो। जैसे अपन स्कूल में अटेंडेंस करते हैं, जब अटेंडेंस करते हैं तो वहां पर जिनके नाम ए से शुरू होते हैं वो सबसे पहले लेते हैं, फिर बी से, फिर सी से, वो सीरियल बनाते हैं ना, वो वर्णानुक्रम है। नाम के अक्षर के आधार पर, समझ गए ना? वर्ण कह दो, अक्षर, वो वर्ण के आधार पर आप ऐसे कह दीजिए, है ना? तो वर्ण के पहले वर्ण कौन सा आता है? तो वो सीरियल जो हमने बनाई वर्णक्रम। अब इसमें दिक्कत क्या है वो समझो आप। अटेंडेंस हमने की तो किसी की डेट ऑफ बर्थ छोटा है बड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है कौन छोटा है कौन बड़ा। उसमें तो जो नाम का जो प्रथम वर्ण है उस सीरियल से हमने बना दिया, लिस्ट बन गई। वो तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं हुआ ना कुछ भी, तो कालक्रम के अनुसार कुछ नहीं है। इसमें छोटे वाला पहले आ जाए, बड़ा वाला सबसे लास्ट में आए, तो इस तरह से वो सिस्टम है ना वो थोड़ा डगमगा जाता है। समझ में आई बात? तो वर्ण के आधार पर सुनिए अब ध्यान से, वर्णानुक्रमी पद्धति है इसकी। लेकिन जब वर्ण के आधार पर यह पद्धति अपनाई गई तो देखो यहां से एक प्रश्न है वो बहुत अच्छा आता है कि इसमें जब यूज किया गया तो इसमें प्रथम कवि कौन? वर्णक्रम के आधार पर, वर्णक्रम के आधार पर प्रथम कवि कौन है? तो देखो सबसे पहले वर्णक्रम में अंग आता है और इससे नाम शुरू हुआ कौन? अंगद। पहला कवि अंगद है। कौन से? इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी जो इतिहास ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले कौन से कवि यानी प्रथम कवि कौन है? तो वो है कौन? अंगद। समझ गए बात? वर्ण क्रम सबसे पहले अंग आता है तो इसी से सबसे पहले नाम शुरू हो गया अंगद। ओके, और भाई सबसे लास्ट में कौन से कवि का नाम है? अंतिम कवि की यदि बात की जाए तो वो है हेमंत पंत, क्योंकि है सबसे लास्ट में आता है। ये रे लेवे से है ये लो सब सबसे लास्ट में है आता है ना।
तो वर्ण क्रम के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपको पता लग गया, वर्णानुक्रमी पद्धति है। इसमें प्रथम कवि का नाम पूछा जाए तो अंगद बताना है, और अंतिम कवि का नाम बताए तो हेमंत पंत बताना है। समझ गए? तो इस तरह से देखो, ये कुछ बातें हैं, ये हमारे सामने आई हैं। उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आई होंगी आसानी से। एक बार रिपीट करवा रहा हूं, ध्यान से देखना, फिर आगे बढ़ेंगे। गारसा दे तासी फ्रेंच विद्वान थे। उनकी रचना का क्या नाम था? आप खुद रिपीट करते हुए चलना, जिससे कि सारी चीजें यहां आराम से क्लियर हो जाएं। इस्तुबार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ये इनकी रचना का नाम है। इस्तुआर का मतलब इतिहास होता है, लिटरेचर का मतलब लिटरेचर, जिसे कि हम साहित्य कहते हैं। एंदुई का मतलब जो कि हिंदू प्रयुक्त करते थे वो हिंदी है, हिंदू द्वारा प्रयुक्त हिंदी हो गई। और हिंदुस्तानी है वो मुसलमानों के द्वारा प्रयुक्त उर्दू मिश्रित हिंदी, ये हिंदुस्तानी का मतलब है। इस ग्रंथ की भाषा बताओ कौन सी? तो फ्रांसीसी भाषा है। पद्धति कौन सी? वर्णानुक्रमी पद्धति है। वर्ण को आधार बनाकर क्रम बनाया गया है सीरियल। तो इसके प्रथम कवि कौन है? तो प्रथम कवि हैं वो हैं अंगद। और अंतिम कवि कौन है? तो अंतिम कवि हैं हेमंत पंत। ठीक है, तो यहां तक हमारी कुल बातें हुई ये। अच्छा जी, इसके बाद में ये बात आ जाए कि प्रथम कवि अंतिम कवि हो गए, तो बताओ इसमें कुल कवियों की संख्या पूछी जाए कि इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी जो रचना है इसमें कुल कवि कितने थे? तो साहब इसमें कुल 738 कवियों का जिक्र है। कितने? 738 कवियों का इसमें जिक्र किया गया है। समझ गए बात को? लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है, 738 कवियों को शामिल किया गया है इतिहास में, लेकिन इसमें हिंदी के कवि, हिंदी भाषा के कवि मात्र कितने शामिल किए हैं? 72, मात्र 72। अब आप सोचो 738 कवि थे, 738 में से हिंदी के कवि मात्र कितने? 72। प्रश्न आता है बहुत अच्छा, इस ग्रंथ में हिंदी कवियों की संख्या कितनी है? तो 72 मात्र। और टोटल कवियों की संख्या पूछे 738, बाकी किसके? उर्दू के, है ना? तो इस तरीके से ये हमें पता लगा कुल कवि 738, लेकिन हिंदी के कवि मात्र कितने? 72। जानकारी अच्छी लग रही है? वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, ठीक है ना? और इससे आगे की जानकारी चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो आगे जो बात आती है वो आती है इस ग्रंथ के प्रकाशन की, कि इस ग्रंथ का प्रकाशन कब किया गया था। मतलब इतिहास की जब शुरुआत की गई तो ये जो ग्रंथ लिखा गया तो इसका प्रकाशन कब हुआ, ये बात आती है। ठीक है, तो देखो संस्करण जो एडिशन हम बोलते हैं, तो जो प्रथम संस्करण की हम बात करें, देखो ध्यान रखना, प्रकाशन जिसमें प्रथम संस्करण, सबसे पहले जब इसका एडिशन आया, प्रथम संस्करण आया, तो ये प्रथम संस्करण है, ये प्रथम संस्करण भाई 2 भागों में, कितने भागों में? 2, ठीक है ना? या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 भाग। ओके, प्रथम संस्करण है, इसमें मतलब किताब बड़ी थी, इतिहास ग्रंथ है, बड़ा था, 738 कवियों को शामिल किया गया था। तो जब मोटी हो गई तो इसके क्या किए कि 2 भाग बना दिए गए, 2 भाग, क्योंकि दोनों भागों को बनाकर ही तो एक पूरी किताब बनी ना। तो जब पहला संस्करण आया तो पहले संस्करण कितनी भागों में आया? 2 भागों में आया, 2 भागों में। तो जब इसका प्रथम भाग आया, देखो प्रथम संस्करण कितने भाग थे? 2 भाग थे। अब ये 2 भाग में से जो प्रथम भाग था, प्रथम भाग, ठीक है, और एक आएगा कौन सा? द्वितीय भाग। तो 2 भाग हुए कि नहीं? बोलो, 2 भाग थे, प्रथम भाग और द्वितीय भाग।
अब प्रश्न हमारा ये है कि जब प्रथम संस्करण जो निकला, इसका प्रथम जो भाग है वो प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ? तो ये आपको सन याद रखनी है, 1839 ईस्वी। कब? 1839 ईस्वी का है ये, 1900 का मत समझ, 1839, समझ गए। और दूसरा जो भाग हुआ वो 1847 ईस्वी, यानी 1857 की जब क्रांति हुई थी उससे 10 साल पहले इसका दूसरा भाग प्रकाशित हो चुका था। तो ये प्रकाशन की जो बात रही, ध्यान रखना। क्या समझ में आई? इस बात को ध्यान से समझना। प्रथम संस्करण जब इसका प्रकाशित हुआ तो वो 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला जो भाग है वो कब प्रकाशित हुआ? तो 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और दूसरा भाग है वो कब प्रकाशित हुआ? तो वो 1847, यानी 1857 की क्रांति है उससे 10 साल पहले हुआ। फिर क्या हुआ देखो, प्रथम संस्करण के बाद में कुछ समय के पश्चात ऐसा लगा कि भाई इसमें थोड़ा फेरबदल करना चाहिए, और थोड़ा फेरबदल करके इसका दूसरा एडिशन, नया एडिशन, नया संस्करण निकालना चाहिए। तो साहब इसका दूसरा संस्करण निकाला गया, जिसको मैं कह सकता हूं क्या, द्वितीय संस्करण। ठीक है, द्वितीय संस्करण निकाला गया। अब ये जो द्वितीय संस्करण है, ये द्वितीय संस्करण है साहब, इसके 3 भाग बनाए गए। कितने भाग बनाए गए? 3। प्रथम संस्करण के 2 भाग थे, लेकिन द्वितीय संस्करण के कितने? 3 भाग थे। द्वितीय संस्करण के 3 भाग थे। ठीक है, अब 3 भागों में से क्या हुआ कि प्रथम और द्वितीय भाग एक साथ प्रकाशित कर दिए। प्रथम व द्वितीय, प्रथम व द्वितीय भाग, इन दोनों को एक साथ प्रकाशित किया। और तृतीय जो इसका 3 भाग थे ना, तो 3 भाग में से पहले और दूसरे भाग को तो एक साथ, यानी 2 पार्ट किए उनको एक साथ, और तीसरे भाग को अलग प्रकाशित किया। ये कब प्रकाशित किया? तो साहब पहला और दूसरा जो भाग है ये 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जबकि तीसरा जो इसका भाग है वो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो ये सन है, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बताओ, प्रकाशन की ये जो बात है, यहां से बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, ये आपके क्लियर होने चाहिए। बार रिपीट कर लो, फिर आगे बढ़े थे। प्रकाशन की बात यहां तक समाप्त हुई। 2 एडिशन आए थे इसके। प्रथम संस्करण जो था उसके 2 भाग किए गए। कितने भाग? 2 भाग। पहला जो पार्ट निकाला उसमें प्रथम संस्करण का, वो पहला भाग निकाला 1839 ईस्वी में। दूसरा भाग है वो निकाला 1847 ईस्वी में। कुछ समय बाद इसका न्यू एडिशन आया, द्वितीय संस्करण। द्वितीय संस्करण जिसके 3 भाग किए गए। पहला और दूसरा जो भाग है वो 1870 में, और तीसरा जो भाग है 1871 में। इस तरह से ये सन कई बार पूछ ली जाती हैं। प्रथम संस्करण पूछे तो ये ध्यान रखना है, और द्वितीय संस्करण पूछे तो ये ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी का द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ, संस्करण ये समझ लेना, द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ, तो द्वितीय संस्करण 1870-71 में करोगे, ये इसका सही उत्तर रहेगा। समझ गए ना? इस तरह से द्वितीय संस्करण। और अगर बात करें कि जो प्रथम संस्करण है जिसके भाग की बात करें, तो देखो पहला भाग 39 में, दूसरा भाग 47 में, ये प्रथम संस्करण के भाग हैं। अच्छा जी, इस तरह से ये रहा। तो बताओ, सारी जानकारी उम्मीद है बहुत इजी वे में आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीजें, है ना? वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने मित्रों तक भी शेयर कर देना जिनका विषय हिंदी है, जो भी इसका फायदा ले सकें, ठीक है ना? और अगर आप पूरा फुल पेड कोर्स, हर कवि पे डिटेल्ड वीडियो, पूरे कंप्लीट नोट्स, टेस्ट, सारी चीजें
तो वरदान डिजिटल क्लासेज है, उसका अपना ऐप है, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ से भी इसे चेक कर सकते हैं और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से पूरा कोर्स है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल रिजनेबल प्राइस है, पूरे भारत में सबसे सस्ता मिलेगा आपको, है ना, नॉर्मल प्राइस में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो तो पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो साहब, प्रकाशन के बाद आगे हम बात करें तो बात आगे अनुवाद की होगी साहब। ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का बाद में क्या किया गया, अनुवाद किया गया। अनुवाद किया गया तो देखो गौर करने की बात है, सबसे पहले उर्दू में अनुवाद किया गया साहब इसका। किसका? उर्दू में अनुवाद। ओके, उर्दू में अनुवाद। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं कि इसका अनुवाद उर्दू में, इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है, इसका उर्दू में अनुवाद कब किया गया? तो इसका उर्दू में अनुवाद किया गया 1848 ईस्वी में। यानी एक चीज समझना, जब प्रथम संस्करण आया तो प्रथम संस्करण के जो दूसरा पार्ट है वो 47 में आ गया था। उसके एक साल बाद यानी कि 48 में उर्दू में क्या कर दिया गया, अनुवाद कर दिया गया। एक बात। दूसरा प्रश्न ये है कि इसका उर्दू में जो अनुवाद किया है ये किसने किया? तो दिल्ली के एक मौलवी थे जिनका नाम था करीम उद्दीन, यानी करमू चाचा करीम उद्दीन, जिन्होंने वाई.एफ. फेलन की सहायता ली और वाई.एफ. फेलन की सहायता से उन्होंने, करीम उद्दीन ने उर्दू में अनुवाद किया, है ना। तो देखो प्रश्न आएगा उर्दू में अनुवाद किसने किया, तो दिल्ली के मौलवी, क्या नाम था साहब? उनका नाम था करीमुद्दीन, ठीक है, करीमुद्दीन ने किया है, बात समझने की है। लेकिन अकेले ने नहीं किया, उन्होंने साथ लिया है, किसका? वाई.एफ. फेलन, वाई.एफ. फेलन की सहायता से, ठीक है। तो उर्दू में अनुवाद किसने किया? दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन ने किया, वाई.एफ. फेलन की सहायता ली, इससे किया है। ओके, दूसरी बात, उर्दू में अनुवाद जब किया ना तो इसका नाम बदल दिया साहब, नाम बदल दिया। क्या नाम रखा? तो उर्दू का नाम रखा तबकात उ ससुअरा। देखो कितना गजब का नाम है, तबकात उ ससुअरा, ठीक है। नेक्स्ट, इसको ऐसे भी कह सकते हैं तजकिरा, ई की मात्रा लग गई तो ई, देखो गौर करना, तजकिरा, ये जो है ना तजकिरा, तो तजकिरा ई की मात्रा लगाई तो ई लगा दो, तजकिरा ई ससुअरा, ई हिंदी, यस। तो ये नाम थे साहब, जब उर्दू में अनुवाद किया तो प्रश्न देखो हमारा क्या है, इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी का उर्दू अनुवाद किया गया, तो उर्दू में क्या नाम रखा गया, यानी उर्दू नाम क्या था, उर्दू संस्करण का नाम क्या था? तो उर्दू संस्करण का नाम तबकात उ ससुअरा या फिर तजकिरा ई ससुअरा ई हिंदी। थोड़े उर्दू के नाम हैं अटपटे से हैं, तो लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आपको, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी, खैर, है ना। अब देखो साहब, यहां तक बात सही है। ये जो था इसमें कुल कवि कितने, यही लिख देता हूं मैं, कवि, ठीक है। ये अनुवाद किया उर्दू में, तो इसमें कुल कवि कितने थे? तो कवियों की अगर बात की जाए तो इसमें कुल कवि देखो 1004 कर दिए गए। मूल भाग में 738 थे, लेकिन अब कवि कितने हो गए? 1004 हो गए जब उर्दू संस्करण किया।
तो आप एक बात तो सोच सकते हो कि इन्होंने कुछ कवियों को और जोड़ा है, कवियों को जोड़ा है ना। तो देखो गौर करने की बात यह है, कवियों की संख्या कितनी हो गई इसमें, 1004 हो गई। लेकिन 1004 में से हिंदी के कवि कितने शामिल किए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये कवि हैं, लेकिन इसमें से किसके, हिंदी के कवि कितने, तो हिंदी के कुल और कुल कितने, केवल 60 कवियों को रखा। 1004 में से हिंदी के केवल 60 कवि थे, बाकी सारे के सारे उर्दू के लगा दिए, नए कवि जोड़ दिए। वो नए कवि भी कौन से, उर्दू भाषा के जोड़ दिए साहब इन्होंने। तो उर्दू भाषा के कवि जुड़ गए, ये हिंदी के केवल 60 ही कवि रखे हैं। तो इस तरह से ये, अब आप थोड़ा सा अंदाजा लगाना। अब कुछ इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि ये तो जायज सी बात है कि 1004 कवि कर दिए, मूल ग्रंथ में तो कितने थे, कुल मिला के 738 ही थे, लेकिन इन्होंने 1004 किए हैं, तो निश्चित तौर पे मौलिक तथ्य हैं वो जोड़े हैं। तो जब मौलिक तथ्य इन्होंने जोड़े हैं, तो इसी वजह से कुछ इतिहासकार हैं वो इनका मौलिक ग्रंथ मानते हैं इस चीज को। ये जो रचना है ना, इसको इनकी मौलिक रचना मानते हैं कुछ विद्वान। लेकिन अपने को मौलिक तो है भी, हम भी सोचते हैं कि भाई जब इतना ऐड किया है इन्होंने तो मौलिक रचना है, लेकिन आधार केवल वही था। तो इसी वजह से उसी का उर्दू संस्करण माना जाता है इसे। तो ये भाई अनुवाद की, पहले अनुवाद की बात, पहला अनुवाद हो गया उर्दू में, दूसरा अनुवाद होगा हिंदी में, उसकी बात हम आगे करेंगे। अभी पहले इसको एक बार रिपीट करवा देता हूं, सारी चीजें ध्यान से देखना। अनुवाद उर्दू में किया गया सबसे पहले, कब किया गया, 48 में, 1848 ईस्वी में। किसने किया, तो दिल्ली के एक मौलवी थे करीमुद्दीन, उन्होंने किया। सहायता किसकी ली, तो YF हेलन की सहायता से इन्होंने अनुवाद किया। नाम क्या रखा, तज, देखो ये ध्यान देना, तबकात उ ससवरा या फिर तजकिरा ई ससवरा ई हिंदी, ये नाम रखे। कुल कितने कवि, 1004 कवि हो गए इसमें। हिंदी के कितने, मात्र 60। इससे स्पष्ट है कि मौलिक तथ्यों का उन्होंने समावेश जरूर किया, और इसी वजह से कुछ विद्वान इस रचना को उनकी मौलिक रचना मानते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक बात खत्म हुई अपनी। अब हम बात करते हैं दूसरे अनुवाद की। तो दूसरा अनुवाद किस में किया गया, हिंदी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो दूसरे अनुवाद की हम बात करेंगे, और दूसरा अनुवाद कौन सी भाषा में हुआ, हिंदी में। हिंदी में अनुवाद। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि हिंदी साहित्य का तो इतिहास ही है, फिर हिंदी में अनुवाद करने की जरूरत क्या पड़ी। तो साहब इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी है, उसकी भाषा फ्रांसीसी थी, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। तो फ्रांसीसी से फिर अनुवाद किया किसमें, हिंदी में। और हिंदी में अनुवाद कब किया गया, तो ये किया गया 1953 ईस्वी में। कब किया गया, 1953 ईस्वी में। ठीक है, अब बात ये आती है कि 1953 में इसका अनुवाद किया गया, किसने किया, तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा। ठीक है, तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा हिंदी में अनुवाद। बहुत अच्छा प्रश्न, काफी बार पूछा गया है। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। या कई बार प्रश्न की भाषा चेंज करता है। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास का हिंदी में अनुवाद किसने किया, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत कर देना। अब बात करें कुल कवियों की, है ना, कि इसमें कुल कवि कितने, कुल
कवि। तो देखो साहब, इन्होंने कवियों की संख्या है उसको घटा दी और केवल कितने 358 358 कवियों को ही रखा, बाकी के जो कवि हैं उनको हटा दिया। अन्य भाषा के थे ना, उनको हटाने का प्रयास किया इन्होंने। तो कुल कवि कितने रखे हैं इन्होंने? 358 रखे हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। अब जो 358 है इसमें से हिंदी के कवि कितने हैं, ये प्रश्न आता है। तो देखो इसमें हिंदी के कवि 220, 358 में से 220 कवि हिंदी के। एक तरह से हम सोचें तो ध्यान देना, जो मूल ग्रंथ था उसमें हिंदी के कवि 72 यानी 72 थे, इन्होंने 220 कर दिया। तो इसका मतलब इन्होंने हिंदी के कवि हैं उनको बढ़ाया है और उर्दू वाले हैं उनको घटाया है। बोलो यही बात हुई ना। तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी में अनुवाद 1953 ईस्वी में किया गया, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा किया गया। कुल कवि 358 ही रखे उन्होंने, जिनमें से हिंदी के जो कवि हैं वो 220। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके बाद में हम ये बात करें कि इसका प्रकाशन किसने किया। प्रकाशन, ठीक है, हिंदी में जब अनुवाद किया तो इसका प्रकाशन किसने किया? तो हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद, क्या नाम है? हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है ना। तो यहां लिख लेते हैं हम, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद, ठीक है, यस, इनके द्वारा प्रकाशन किया गया। ये लो साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ये थी बात इनके अनुवाद से संबंधित। तो अनुवाद से संबंधित बातें क्लियर हुई। उर्दू में भी अनुवाद हुआ और हिंदी में भी अनुवाद हुआ। ये सारी बातें हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं, वो सारी बातें मैं एक एक करके क्लियर कर रहा हूँ और उम्मीद है ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ रही होंगी, है ना। और सभी आप जुड़ना चाहें तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, उनसे भी आप जुड़ सकते हैं। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, है ना। तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लो, सभी प्रकार के लिंक वहां उपलब्ध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है साहब गुण। अब ये जो ग्रंथ है ना, इस ग्रंथ का क्या गुण है, क्या फायदा क्या है, तो किस वजह से याद किया जाता है? तो जैसा कि आपको पता है, अब तो पता लग ही गया कि हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास, सबसे पहले प्रयास किया गया, ये ही इसका सबसे बड़ा गुण है। समझ गए ना। तो क्या गुण है? हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास, ठीक है ना। हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किया गया और यही इसका सबसे बड़ा गुण है, ठीक है, ओके। लेकिन एक चीज यहां पर हमें थोड़ी सी और ध्यान दे लेनी चाहिए। क्या? हिंदी साहित्य, ये जो ग्रंथ है ना, इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य, ठीक है, जो इतिहास है हिंदी साहित्य, इसका हिंदी साहित्य कैसे कह सकते हैं हम? हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्यिक इतिहास, ये किसने कहा? हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्यिक इतिहास, ये जो ग्रंथ है ना, इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्यिक इतिहास, और
जो तासी है, गारसाद तासी, जिसको शॉर्टकट में हम क्या कह सकते हैं, तासी कह सकते हैं, तासी को प्रथम इतिहासकार, ये तो इतिहास ग्रंथ हो गया, और तासी है उसको क्या कह दिया, प्रथम इतिहासकार। ये कहने वाले कौन थे? इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्यिक इतिहास और तासी को प्रथम साहित्यकार, ये मानने वाले कौन थे? तो वो थे साहब कौन? नलिन विलोचन शर्मा। क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि नलिन विलोचन शर्मा हैं, उन्होंने इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्यिक इतिहास माना है और तासी को प्रथम साहित्यकार माना है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा गुण की बात याद रखेंगे। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं दोष। दोष क्या क्या दोष रहा इसका, क्या कमी है इसमें? तो सबसे बड़ी वर्णानुक्रमी पर आधारित पद्धति है ये, है ना। तो मतलब जब वर्ण अनुक्रम पर आधारित, यही कह सकते हैं हम, वर्णानुक्रमी पद्धति पर आधारित, ये इसका एक दोष है। क्यों कहेंगे दोष? क्योंकि इसमें छोटे वालों का जिक्र कभी पहले आ रहा है, बाद में आ रहा है, वर्णों के क्रम के अनुसार आता है, छोटा पहले आ गया, बड़ा बाद में आ रहा है ना। तो इसका मतलब कोई तालमेल नहीं है कि भाई कौन छोटा है कौन बड़ा है, उनका क्रम कोई पता नहीं रहता, काल क्रम का पता नहीं है, केवल वर्णों पे जोर दिया जाता है। तो इस तरह से वर्णानुक्रमी पद्धति पर आधारित है, कालक्रम का पता नहीं रहता, ये इसका दोष है। और साहब दूसरे, अभी कालक्रम की तो बात, कालक्रम पर तो बताओ इन्होंने ध्यान दिया कि पहला ही तो प्रयास था, तो इन्होंने काल विभाजन और नामकरण, जैसे कालों का नाम रखे गए हैं ना, तो आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक, इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। तो कहने का मतलब ये हुआ काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया, ये इसका एक कमी है, दोष है। तो नामकरण एवं काल विभाजन, नामकरण एवं काल विभाजन का प्रयास नहीं किया, ठीक है ना। तो ये इसका एक दोष है। और तीसरा एक सबसे बड़ा दोष एक और है इसमें, कौन सा? कि भाई हमने देखा कि हिंदी के कवि तो थोड़े से ले रखे हैं, अन्य भाषाओं के कवि ज्यादा ले रखे हैं ना। तो हिंदी के जो अतिरिक्त अन्य कवि हैं उनको शामिल किया है, ये भी एक बड़ा दोष है। तो तीसरा हो जाएगा हिंदी के अतिरिक्त अन्य कवियों को शामिल किया, हिंदी के अतिरिक्त अन्य कवियों को शामिल किया, ये भी इसका एक बड़ा दोष है। तो तीन दोष हो गए इसके, ये ध्यान रखेंगे। वर्णानुक्रमी पद्धति पर आधारित है, नामकरण काल विभाजन का इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, ये इसकी कमी रही है। और एक कमी है कि हिंदी के अतिरिक्त जो अन्य कवि हैं उनको शामिल कर लिया था अपने ग्रंथ में, तो ये भी इसकी एक कमी रही है ना। और एक और पॉइंट है जो यहां लिख देता हूं मैं, ध्यान रखना है ना। तो इस चीज को आप नोट डाल रहा हूं मैं, यहां ध्यान रखें। इसको वृत्त संग्रह कहा है, वृत्त संग्रह भी कहा है। तो देखो इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह किसने कहा है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये वृत्त संग्रह आचार्य शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने इसको वृत्त संग्रह कहा है। कई ग्रंथों को कहा है, खैर आगे मैं चर्चा करूंगा उन चीजों पर भी। तो वृत्त संग्रह है, इस ग्रंथ को भी उन्होंने कहा है। क्लियर? तो ये थी सब बातें सारी हमने जो डिटेल से चर्चा की है, किस पे? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, और जिसमें पहले जो विद्वान रहे हमारे कौन? गारसादे तासी। गारसादे तासी पे पूरी चर्चा की है। ये इतनी थीम आप याद रखेंगे, इससे बाहर फिर आपको कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। उम्मीद है बहुत ही शानदार लेसन आपको अवश्य समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाकर
ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि जो भी वीडियो आए उनके नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएं सबसे पहले और सभी वीडियो का आप आनंद ले सकें। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर से वरदान डिजिटल क्लासेज का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी प्रकार के पेड कोर्स हैं हिंदी से संबंधित, वो हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट कवि के साथ में। थैंक यू वेरी मच।